हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार कंचन फ्रॉम KBBM IC उधवापुर। आज हम लोग देखेंगे बेटा क्लास 12 फिजिक्स में जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। और ये इस क्लास का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका दिया है, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा है ना। यानी कि जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ाया था उसमें विद्युत आवेश क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, है ना, ये सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम लोग इस सेकेंड लेक्चर में देखेंगे मूल आवेश, है ना। यानी कि इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और हम लोग आज पढ़ेंगे सबसे पहले इसमें मूल आवेश। मूल आवेश, मूल आवेश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज, है ना। मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज, और इसको इंग्लिश में बेटा एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, है ना। तो मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इसके बारे में जो है देखते हैं बेटा। तो हमने आवेश के बारे में इसके पहले पढ़ा है कि विद्युत आवेश क्या होता है ना। अब मूल आवेश जो होता है हमारे बेटा, यानी कि फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आवेश किसी वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा जो होती है वही क्या कहलाती है, हमारी मूल आवेश कहलाती है। एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज कहलाता है। यानी कि ये आवेश की सबसे छोटी इकाई है। कोई भी आवेशित अगर वस्तु है तो उस पर इससे कम आवेश नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा आवेश है। प्रकृति में सबसे छोटा आवेश जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश। यानी अगर कोई आवेशित वस्तु है उस पर इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता। तो फिर से एक बार इसकी डिफिनेशन क्या होती है बेटा, देखते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, है ना, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को क्या बोलते हैं बेटा, मूल आवेश बोलते हैं। और इसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन का प्रतीक नहीं है, ये एक ई इसी के लिए वर्ड बना है, अक्षर है एक स्पेशल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश। और इसका मान कितना होता है प्रयोगों द्वारा, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ये जो है मूल आवेश का मान होता है और उसको स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो मूल आवेश क्या होता है बेटा, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा होती है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं बेटा, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, जो है कोशिका है ना, सबसे छोटी इकाई। तो उसी प्रकार आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है, मूल आवेश है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, मूल आवेश, है ना। तो इसका मान इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। तो ये हो गया हमारा मूल आवेश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा मूल आवेश के बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण, है ना। तो बेटा आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। आवेश की परमाणुकता अथवा इसको क्या बोलते हैं, क्वांटीकरण। आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिजेशन और एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज। तो आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी आवेशित वस्तु पर, इसके पहले अभी हमने क्या पढ़ा है, मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, जो ई था, ई जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम उसका मान होता है। वो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है। अब आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण ये क्या होता है, जैसे कि कोई आवेशित वस्तु है, किसी आवेशित वस्तु पर, है ना, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा जो होगी वह ई
या इसके क्या होगी, पूर्ण गुणज होगी। ई या इसके पूर्ण गुणज में होगी। ठीक है बेटा, जो किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी वह ई या इसके पूर्ण गुणज में होती है ना। जहां ई तुम्हारा क्या है, मूल आवेश है। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होगी वह ई या इसके पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज मतलब इंटीजर मल्टीपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि ई हो सकती है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब भिन्न रूप में नहीं होगी। जैसे कि कोई आवेशित वस्तु है, कोई आवेशित वस्तु, तो उस पर आवेश या तो ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, 4e होगा, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना। ये सब हो सकते हैं। लेकिन कह दिया जाए 4/5e, है ना, या 6 मान लेते हैं कि 6 जैसे कह दिया जाए 4e, है ना, 6/4e। तो ये इस तरीके से नहीं होगा, भिन्न रूप में नहीं होगी, है ना। और ना तो दशमलव में होगी। कह दिया जाए कि 4.3e, तो ये गलत है, ये नहीं होगा, है ना। आवेश की मात्रा या तो ई होगी, है ना, या ई या फिर इसके पूर्ण गुणज में होगी, इंटीजर मल्टीपल में होगी। यानी कि ई, 2e, 3e, 4e इस तरीके से हो सकती है, भिन्न रूप में नहीं होगी, ना तो दशमलव रूप में होगी। क्योंकि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से बेटा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, निश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जाता है। और आवेश के इसी गुण को आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण कहते हैं, है ना। तो एक बार फिर से इसकी डिफिनेशन क्या है, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा ई या इसके पूर्ण गुणज में होती है, भिन्न रूप में नहीं होती है ना। क्योंकि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। और आवेश के इसी गुण को आवेश की परमाणुकता अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, है ना। तो ई या उसके पूर्ण गुणज में ही होगी, इंटीजर मल्टीपल में ही होगी। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा, है ना, भिन्न रूप में या दशमलव रूप में नहीं होगी। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, जो है आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण, है ना, आवेश की परमाणुकता अथवा क्वांटीकरण। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, विद्युत आवेश के संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार बेटा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, है ना, या एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकते हैं, केवल स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं बस। और इसे ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, ना। इस नियम के अनुसार, यानी आवेश के संरक्षण के नियम के अनुसार विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जैसे कि बेटा इसको हम इस तरह समझते हैं उदाहरण से। जैसे अभी पहले लेक्चर में हमने विद्युत आवेश को पढ़ाया था। तो आवेश जैसे किससे उत्पन्न हुआ था बेटा, घर्षण करने पर, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न हुआ था। अब रगड़ने पर क्या हुआ था, दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता था, है ना। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता था तो दोनों वस्तुओं पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न होता था, है ना। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब कांच के क्षण को किससे रगड़ा गया, रेशम से, तो कांच के क्षण पर जितना पॉजिटिव आवेश आया उतना ही ऋण आवेश किस पर आ गया, रेशम पर आ गया, है ना। इसी प्रकार आबनूस की क्षण को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो आबनूस की क्षण पर जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, बिल्ली की खाल पर आ गया, है ना। यानी कि जब जो है कांच की क्षण को रेशम से रगड़ा गया तो कांच की क्षण पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया था उतना ही नेगेटिव चार्ज रेशम पर आ गया। इसी प्रकार जब आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो आबनूस की क्षण पर जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज बिल्ली की खाल पर आ गया, है ना। आबनूस की क्षण पर जितना नेगेटिव चार्ज आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज बिल्ली की खाल पर आ गया। अब हम लोग देखेंगे इन दोनों वस्तुओं पर रगड़ने पर, इस प्रकार हम देखेंगे दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न विद्युत आवेश की कुल मात्रा क्या है, यहाँ पर 0 है। और रगड़ने से पहले भी आवेश की कुल मात्रा क्या थी,
शून्य थी, है ना। तो इस प्रकार हम लोग आवेश के संरक्षण के को जो है समझ सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक जगह से दूसरी जगह या एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, है ना। इसको बेटा एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। एक और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, किसी एक इलेक्ट्रॉन को जब एक पॉजिट्रॉन के समीप लाया जाता है, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के समीप लाया जाता है, क्योंकि अब जानते हो बेटा इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पर उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही धन आवेश होता है पॉजिट्रॉन पर। तो जब ये एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, और विनाश करने पर क्या होता है, दो गामा फोटान उत्पन्न होते हैं। गामा फोटान यानी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब परस्पर समीप आए तो कुल विद्युत आवेश क्या था, शून्य था। और जब उनका अत्यंत समीप लाया गया, उनका विनाश हो गया और उसके बाद दो गामा फोटान उत्पन्न हुए, यानी कि एनर्जी उत्पन्न हुई, तो अब भी कुल विद्युत आवेश क्या है, शून्य ही है ना। तो पहले भी विद्युत आवेश की कुल मात्रा शून्य थी और अब भी विद्युत आवेश की जो है कुल मात्रा क्या है, शून्य है। यानी कि आवेश संरक्षित है, कंजर्व है ना। तो इस नियम के अनुसार इस तरह हम लोग समझ सकते हैं बेटा कि आवेश को, विद्युत आवेश को ना ही तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक स्थान से दूसरी स्थान पर क्या किया जा सकता है, हम लोग स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं आवेश के संरक्षण के नियम को, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आवेश के संरक्षण का नियम, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा आगे इस चैप्टर में देखेंगे कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ये जो कूलाम का नियम है इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अब देखिए बेटा, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो विद्युत आवेश है उनके बीच लगने वाले जो बल है उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग पढ़े हैं। यानी कि दो अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं, आप लोग जानते हैं कि दो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और दो विपरीत आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, है ना। यानी कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है ना, इसी बल के संबंध में, यानी इस बल की प्रकृति के संबंध में, यानी जो आवेशों के बीच लगता है बल, इसकी बल की प्रकृति के संबंध में ही 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, है ना। यानी कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इन जो आवेश हैं इनके बीच लगने वाले बल की प्रकृति के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया क्या, उन्होंने ये बताया कि इस नियम के अनुसार क्या होता है बेटा, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, है ना। दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब ये आकर्षण और प्रतिकर्षण ये किस पर डिपेंड करेगा, उन आवेशों की प्रकृति पर। अगर वो दोनों पॉजिटिव होंगे, यानी कि वो दोनों एक समान चार्ज वाले होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अगर विपरीत आवेश वाले होंगे तो आकर्षण होगा, है ना। यानी कि दो स्थिर विद्युत, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यानी कि उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती, जबकि उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि दो स्थिर आवेश हैं, पहला आवेश Q1 है और यहाँ पर दूसरा आवेश क्या है बेटा सॉरी Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। वायु या निर्वात में रखे हैं, है ना।
कहाँ रखे हैं, वायु या निर्वात में रखेंगे। अब इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है ना, F, वो क्या होगा, इनकी मात्राओं, इन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल से क्या है, अनुक्रमानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी यानी कि जो स्मॉल r है इसके क्या है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है ना। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब इन दोनों नियमों को अगर यहाँ पर, इन दोनों समीकरणों को है ना, यहाँ पर अगर एक ही में मिला दिया जाए तो F अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, Q1 Q2/r²। किसके हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब आप लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब ये चिन्ह अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये हटा देंगे तो एक स्मॉल के अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देंगे, है ना। यानी F इक्वल टू, अब ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के बाद क्या लगा देंगे, बराबर, और एक नियतांक स्मॉल के यहाँ पर लगा देंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहाँ K क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और प्रयोगों द्वारा इसका मान 9 × 10⁹। इसका मान कितना होता है बेटा, प्रयोगों द्वारा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है ना। इसका मान की जो स्मॉल के है, ये क्या है, स्मॉल के क्या है बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, है ना। तो अब हम लोग इस समीकरण में K के स्थान पर कितना रख देंगे, 9 × 10⁹। तो कितना हो जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², है ना। तो ये कूलाम का जो है नियम से फार्मूला निकल आया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो 9 × 10⁹ लिखा गया है, कितना लिखा है, 9 × 10⁹ लिखा गया है। अब इसको जहां पर भी हम ये फार्मूला लिखेंगे तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r², यही लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ा पढ़ने में क्या हो रही है, असुविधा हो रही है। तो क्या किया गया है, इस 9 × 10⁹ इसके स्थान पर क्या लिख दिया गया बेटा, इसके स्थान पर लिख दिया गया 1/4πε0। क्या लिख दिया गया इसके स्थान पर, ये जो 9 × 10⁹ है, 9 × 10⁹ था, इसके स्थान पर क्या लिख दिया गया, 1/4πε0, है ना। क्या लिख दिया गया भैया, 1/4πε0, है ना, जिससे कि क्या हो, पढ़ने में सुविधा हो। तो अब F बराबर क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, r²। इतने न्यूटन ये बल है, चूंकि तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो ये हमारा हो गया कूलाम का नियम, है ना। कूलाम के नियम से जो लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है, जो दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उसका फार्मूला क्या निकल के आया, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², है ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये एक वर्ड मिला तुमको, एक अक्षर मिला, ε0 इसको बोलते हैं, ε0 या इंग्लिश में ε0 बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। तो इस प्रकार कूलाम के नियम से जो फार्मूला निकल के आएगा, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है, उसका जो फार्मूला होगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इतने न्यूटन का जो है ये बल, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा, कूलाम के नियम से जो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम लोग कूलाम के नियम को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा ε0 का मान, है ना। ε0 या ε0 का मान, जैसा कि अभी हमने बताया था कि ε0 या ε0 क्या होता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता होती है ना। तो इसका मान हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे इसका मान। अब चूंकि अभी हमने बताया है कि इसके स्थान पर 9 × 10⁹ यानी 9 × 10⁹ के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4πε0। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/4πε0 को इसके बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए ε0 को इधर ले जाओ तो ये कहाँ आ जाएगा,
अपान में आ जाएगा, क्योंकि इसको हम इधर कर लेंगे क्योंकि इसका मान हमें निकालना है, तो इसको इधर कर लिए। अब यहाँ पर इसका पाई का मान रख देंगे 3.14 और यहाँ 9 × 10⁹ और यहाँ पर 4। अब जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे आप तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होगा, एप्सिलॉन 0 का जो मान होगा वो कितना निकल के आएगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या निकलेगा 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर सॉरी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, है ना। अब जो है इस प्रकार हम लोगों ने जो है क्या क्या पढ़ा, मूल आवेश को पढ़ा, आवेश की परमाणुता क्वांटीकरण को पढ़ा, है ना। और बेटा जो है आवेश के संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा और कूलाम का नियम, है ना, जो किससे संबंधित था, दो बिंदु आवेश या दो स्थिर विद्युत आवेश या दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी प्रकृति के संबंध में था, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक बेटा। अगले वीडियो में यानी अगले लेक्चर में हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालेंगे, उसके बाद कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और सीखेंगे, है ना। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।